जय हिंद। वेलकम बैक आर योर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बेस्ट ईयर। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी होगी। तो आज मैं लेकर आया हूं CUT एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रिपरेशन चल रहा है। आज मैं केमिस्ट्री का डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 60 नोट्स के साथ हर एक पॉइंट के लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को हर एक अपने ग्रुप, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप इंडिया के कोने कोने में इसको फैला दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डी और एफ ब्लॉक ये क्या है? जो डी और एफ ब्लॉक जो है ये आपका 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप हम लोग को 12th में पढ़ना है, वही आएगा। और डी ब्लॉक भी जो है पढ़ना इसमें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है, हम डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए मैं उन्हीं पॉइंट को कवर करूंगा जो पूरा इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर डी ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो डी सबसेल में होना चाहिए। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या आना चाहिए? डी सबसेल में आना चाहिए। फिर इसके बाद ग्रुप 3 से लेकर और 12 तक जो होते हैं ग्रुप, ऊपर से नीचे आते हैं तो ग्रुप होता है। तो ये आपके डी ब्लॉक में आते हैं। फिर बात करें इसमें, ये जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं इनको ट्रांजिशन हम मेटल कहते हैं या ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। रही बात मेटल क्यों कहते हैं? मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की क्षमता होती है। अब देखिए इसको 4 सीरीज कौन कौन होता है? 3D, 4D, 5D और 6D। आइए आपको हम इसको थोड़ा दिखाएं पहले। इसमें देखिए इधर ये आपका क्या हुआ? ये आपका 3D है, ये 4D है, ये 5D है और ये 6D है। तो ये आपका ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12 देख रहे हैं। तो 12 को ऊपर से नीचे वाले कितने ग्रुप है? 12 है। यानी कि 3 से 12 ग्रुप है। और ये आपने देखा। अब देखिए यहां पर अब आपको समझना है कि दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि बात करें उनका जो डी ऑर्बिटल होता है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, या ऑक्सीडेशन स्टेट में कंप्लीटली क्या होता है? फिल नहीं होता। यानी कि जो ये डी ऑर्बिटल होते हैं और डी ऑर्बिटल में क्या होते हैं? 5 ये ऑर्बिटल होते हैं ना, ऑर्बिट होते हैं ना। तो ये 5 में ये क्या होता है? पेयर नहीं होता है। मतलब ये क्या होता है? अनपेयर होता है। ठीक है। अब कमेंट्स बॉक्स में लिखिए अगर ये अनपेयर होता है तो कौन सा नेचर शो करेगा, डाया या पैरा? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अब रही बात इतने इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करते हैं तो क्या आता है? देखिए जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे तो जो लास्ट वाला आता है, लास्ट वाला, ठीक है, वो NS1 to 2 आता है। फिर N-1 D1 to 10। यानी कि अगर हम एक आपको यहाँ पर यंग का मतलब क्या आता है? नंबर ऑफ पीरियड होता है। देखिए जैसे कहने का सिंपल ये है कि देखिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कर रहे हैं, मान के चलिए हम स्टैंडियम का कर रहे हैं, तो स्टैंडियम का हम कर रहे हैं तो स्टैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जब जानते 21 होता है तो स्टैंडियम में क्या आता है? 4s1 आता है और 3d क्या 1 आता है जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे। इसी तरह आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हम टाइटेनियम का करते हैं तो टाइटेनियम में क्या आता है? आप टाइटेनियम में करेंगे तो क्या आएगा? 4s2 और 3d आपका आएगा। ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं कि आपका इस रूल का पालन कर रहा है। फिर इसके बाद बात करें, अगला पॉइंट है जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माने जाते हैं। क्यों नहीं माने जाते हैं? क्योंकि जिंक का अगर हम बात इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करें तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 3d10 इलेक्ट्रॉन होते हैं
अब देखिए जब 3d10 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये कंप्लीटली फिल हो जाते हैं, तो फिल हो जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जिंक, कैडमियम और मरकरी, देखिए यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीटली फिल हो जाता है। तो कंप्लीटली फिल हो जाने के कारण आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3d10 4s2, कैडमियम तब 48 एटॉमिक नंबर होता है, 4d10 5s2 ये भी फिलअप हो गया। मरकरी की बात करें ये भी 80 होता है, तो जैनांक का कॉन्फिगरेशन प्राप्त करता है, तो ये भी एफ डी और यस ये क्या है, सब के सब फिल हो गए हैं, तो इसलिए ट्रांजिशन नहीं माने जाते। यहाँ से क्वेश्चन एराइज हो सकता है, तो जिंक और कैडमियम और मरकरी में ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं है, ये यहाँ से क्वेश्चन एराइज हो सकता है। चलिए अब देखते हैं डी ब्लॉक में, देखिए बात करें कि डी ब्लॉक में जो आयरन है ये डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, और टाइटेनियम जो है ये भी डी ब्लॉक के लिए। तो 4 नंबर पर सबसे ज्यादा जो 4th नंबर पर पाए जाने वाले अर्थ क्रस्ट में, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो 4th नंबर एलिमेंट आते हैं वो आयरन होते हैं, और 5th नंबर में आपको कौन आते हैं, टाइटेनियम आते हैं। समझ में आ गया, वाह मजा आ रहा है ना, बोलो यस सर। अब देखो सुन, फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी पहला नंबर ये क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आयरन ही हो गया, चाहे जिंक ही हो, चाहे कोई भी हो गया, इसके पास इतना ज्यादा पैसा होता है कि हरदम देना चाहता है। क्या करना चाहता है, देना चाहता है, तो इसी कारण ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। दूसरी बात मैलिएबल, अब देखो मैलिएबल और डक्टाइल, मैलिएबल मतलब ये मत समझ लेना मुलायम, मैलिएबल मतलब सॉफ्ट ही होता है, और डक्टाइल, देखो डक्टाइल मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ना ये तुम्हारा आयरन है, ठीक है, मानते चलो ये आयरन है। अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है, तो डक्टाइल का मतलब कि अगर किसी को हम क्या खींच सके, मतलब अगर हम जबरदस्ती खींच ले, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कोई मेटल्स है डी ब्लॉक का, हम इसको इधर खींच दिए, इधर खींच दिए, तो जब खींच देंगे तो वो डक्टाइल होता है। तो ऐसा गुण होता है डू कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर ध्यान दीजिए कि बात करें ये क्या था, इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अगर नहीं बिलीव है तो एक बार चेक कर लीजिए, मुंह में क्या करिएगा, मुंह में आयरन रख लीजिए, वहां से ना उसमें क्या करिए, जो प्लग होता है प्लग लगा दीजिएगा सर्किट में, और तो देखिएगा तो ऐसे तो ये क्या हो गया, ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होगा। चलिए आगे तरफ फिर चलते हैं, फिर आगे तरफ चलेंगे तो ट्रांजिशन जो मेटल्स होता है हमने पहले ही बता दिया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पर। जाहिर सी बात है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या होता है, ये मेटल होते हैं, और क्या होता है तो ये जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे तो इनके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा, तब ये जाके क्या होते हैं, जुड़ते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है पहला MnO, एग्जाम्पल ये आपका MnO, यानी कि ये क्या करता है, ये Mn है, जब क्या करेगा इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, ठीक है, 2 प्लस इस पर होगा, इस पर 2 माइनस, तो आपका ये बनेगा, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद बात करें MnO3, तो Mn पर अगर 3 प्लस लेते हैं, कितना प्लस, 3 प्लस, और O2 के साथ जोड़ते हैं तो ये बनेगा, 3 वाला इधर आ जाएगा और 2 वाला इधर आ जाएगा, तो ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है। अब यही बात, ये देखिए इधर Mn पर क्या आता है, +7 भी आता है, तो +7 अब ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे तो MnO4 माइनस होगा जो एसिड की तरह। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये बताइए Mn पर 2 प्लस भी जा रहा है, 3 प्लस भी आ रहा है, और +7 ये कैसे, तो अभी ना आपको बताए हैं तीसरे पर डी ऑर्बिटल है, और जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा कहेगा ना, अरे लो लो इलेक्ट्रॉन, लो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लो, तो इलेक्ट्रॉन बार बार देगा, बार बार इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। देखिए अब लेंथेनाइड की बात करते हैं, तो लेंथेनाइड में यहां पर
ये यब ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। एक होता है लेंथेनाइड और एक होता है एक्टिनाइड। तो आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं लेंथेनाइड क्या होता है। देखिए लेंथेनाइड जो होता है जिसके आउटर मोस्ट सेल में यह ब्लॉक आ जाए तो लेंथेनाइड कहलाता है। अब देखिए इसकी पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। अगर आउटर मोस्ट सेल में 4F1 to 15, 5D 0 to 1 और 6H2 आ जाए तो ये समझिएगा वह यह ब्लॉक के एलिमेंट होंगे और वह यह ब्लॉक अगर ऐसा पालन करते हैं तो लेंथेनाइड के एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है। अब रही बात कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने में होते हैं, 4F सेल सब सेल में होते हैं। आइए आपको हम दिखाता हूं। ठीक है। इसका पहले कुछ एग्जाम्पल देखिए। ये आपका क्या है कि ये आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल यहां पर आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए इधर ये 4F ब्लॉक के एलिमेंट है और 4F ब्लॉक के एलिमेंट में अब आप यहां पर देखिए ये क्या है, लेंथेनम है, ये सेरियम है। ठीक है। रही बात कि 57 से लेकर 71 तक लेंथेनाइड एलिमेंट कहलाते हैं। अब कितने होते हैं काउंट कर लीजिए, 3, 6, 8, 11, 14 और 15। तो यानी कि 57 से लेकर 71 तक ये आपका कितना हुआ, लेंथेनाइड हुआ। ठीक है। लेंथेनाइड के एलिमेंट होते हैं। अब देखिए इधर इसके आउटर मोस्ट सेल में मैंने क्या बताया, 4F0, 5D1, 6S2 ये बता रहा है। इसी तरह आप सेरियम का ले लीजिए तो 4F2, 5D0 और 6S2 ऐसा समझ में आ गया। तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ कि ये लेंथेनाइड के हैं। ठीक है। वैलेंस सेल में यही आपको मैंने दिखाया कि 4F0 to 14 और 5D 0 से लेकर 1 अच्छा S2 आता है। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। अब रही बात कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाता है, नॉर्मली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 होता है। फिर अब रही बात नीचे, तो L से Lu क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होती है, घटती है। यानी कि सिंपल देखिए क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्सेंट्रेशन के कारण, लेंथेनाइड कॉन्सेंट्रेशन के कारण क्या होता है, साइज क्या हो जाती है, घट जाती है। देखिए यानी कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज, यहां पर ध्यान दीजिए, लेफ्ट टू राइट यही है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो जाती है, आपका घट जाती है। और साइड घटने के कारण क्या होता है, यहां पर लेंथेनाइड कॉन्सेंट्रेशन होता है। अभी समझाऊंगा लेंथेनाइड कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। अब देखिए ये आपका ये 5F ब्लॉक के एलिमेंट है जो एक्टिनाइड होता है। क्या होता है, एक्टिनाइड। इसके बात करें आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5F क्या होगा, 0 to 14 होगा, 6D आएगा और 7S2 आएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए एक्टिनियम 89। ठीक है। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया हूं, एटॉमिक नंबर 89 है। तो एटॉमिक नंबर 89 है तो आप यहां पर देख रहे हैं 5F0, 6D1 और 7S2 है। इसी तरह थोरियम TH का करूंगा तो 5F0, 6D1, 7S2 है। इसी तरह प्रोटोटाइटेनियम का करूंगा तो 5F2 और 6D1 और 7S2 होगा। तो इस तरह आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए 89 से लेकर 103 तक जो एलिमेंट आते हैं वो आपका एक्टिनाइड कहलाता है। ठीक है, एक्टिनाइड कहलाते हैं। अब इसको काउंट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी समझते हैं, सबको इन्वॉल्व करते। देखिए इधर होता क्या है, बात करें कि जो एटॉमिक या आयनिक रेडियस, देखिए एक कॉन्सेप्ट बनानी है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये घटता है, अप टू डाउन जाते हैं तो बढ़ता है। ठीक है। तो यहां पर एटॉमिक जो रेडियस होता है वो स्कैंडियम से मैग्नीज को क्या होता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है,
ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि स्कैंडियम से मैग्नीज का जब हम डी ब्लॉक में जाते हैं ना, स्कैंडियम से मैग्नीज का जा रहे हैं तो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी के अनुसार साइज क्या होगी, घटेगा। क्यों घटेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर क्या होता है, इफेक्टिव जो न्यूक्लियर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर क्या हो जाता है, चार्ज इंक्रीज होता है। आइए समझाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। उसके बाद लेंथनाइज कंसंट्रेशन देखिए प्रेजेंट करते हैं, जहां J माइनस यस होता है। अब J इफेक्टिव इन न्यूक्लियर चार्ज होता है और J का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रोटॉन, ठीक है। और यस मतलब होता है स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आइए एग्जांपल के द्वारा आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है तो यहां पर ऑक्सीजन का अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4 आ गया। अब देखिए टोटल इसका क्या हुआ, टोटल ये J क्या है, J माइनस यस होता है ना, Z माइनस यस, तो टोटल क्या है, एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 8 है, 8 हो गया। और बताइए इसके जस्ट अंदर वाले इंटर इलेक्ट्रॉन कितना है, इनर इलेक्ट्रॉन कितना है, -2 है, तो घट दिए तो +C आ गया। फ्लोरीन का देख लीजिए एटॉमिक नंबर 2 हो गया, इनर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, दिख रहा है कि नहीं, तो 2 घटा दिए। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब रही बात, इसी तरह जब आयरन के कॉपर की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सेम होता है। आयरन से कॉपर की तरफ एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सेम होता है। अब क्यों होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। पहले आइए दिखा दे, ये आपका आयरन हुआ और ये क्या होता है, इसका क्या होता है, सेम होता है, साइज क्या होती है, लगभग सेम होती है। अब देखिए ये क्या है, अब आपको यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस सेम होता है। अब रही स्क्रीनिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो रिपल्सन फोर्स लगता है, जो कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए इधर, इसके बाद हम बात करें Jr and HF हैव सिमिलर साइज ड्यू टू लेंथनाइज कंसंट्रेशन। कह रहा है कि Jr और HF की जो साइज होती है वो सिमिलर होती है। क्यों होती है, लेंथनाइज कंसंट्रेशन के कारण। अब लेंथनाइज कंसंट्रेशन क्या होता है, जब साइज डिक्रीज होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है और एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो इसी के स्टडी को लेंथनाइज कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन माने होता है सिकुड़ना, और साइज जब सिकुड़ता है तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, तो उसी को लेंथनाइज कंसंट्रेशन बोलते हैं। इसी कारण Jr और HF की साइज क्या होती है, सिमिलर होती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, देखिए किसी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, किसी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में जितना एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में ले लीजिए, स्कैंडियम के पास मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक गैसियस स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3+ हो गया, और इसी को निकालने में जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, अप टू डाउन जाते हैं तो डिक्रीज होती है। अब देखिए इधर, आयनाइजेशन एनर्जी लाई बिटवीन यस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। यह क्या होता है, यस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में पाया जाता है। अभी बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है और अप टू डाउन डिक्रीज होता है। आइए देख लीजिए, देखिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होता है, 5D में सबसे ज्यादा, फिर 3D में, फिर 4D में, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इसलिए उससे 3D उससे थोड़ा कम और 4D का सबसे कम। ठीक है, मैंने बता दिया। अब चलते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए इधर होता क्या है कि बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं, मतलब मेटल के द्वारा ये क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और जानते हैं मेटल को ब्रेक करने में क्या होता है, चाहे मेल्ट करने में या उसको बॉयल करने में क्या होता है, काफी हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है।
फिर आगे तरफ चले कि Mn and tissue how low melting point because they are singly occupied NH2 incompletely filled electron more tightly and not easily available weaker metal। देखिए Mn और Tc का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें सिंगली क्या होता है, NH2 इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं वो कंप्लीटली फिल होते हैं और आसानी से क्या होते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं। और वो क्या होता है, उसका मेटली बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। बात समझ में आ गया? चलिए अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए इधर ऑक्सीडेशन स्टेट बात करें कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता रहता है। ठीक है, जो बॉन्ड में फॉर्मेशन होता है बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए MnO में, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का +2 लेंगे और Mn2O3 में इसमें क्या लेंगे, +3 लेंगे। तो इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, बदलता रहता है। मजा आ रहा है? जैसे एग्जांपल के रूप में स्कैंडियम जो है +3 के रहता है और जिंक क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। जबकि कॉपर जो है वो क्या होता है, एक वो सॉल्यूशन में अनस्टेबल होता है क्योंकि वो क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन होता है। कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइए कि डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन क्या होता है। ये आप पढ़े होंगे हाइड्रोजन चैप्टर में जब बैलेंस आपको पढ़ाया गया होगा। अब रही बात मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए इधर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं, एक होता है डायामैग्नेटिक और एक होता है पैरामैग्नेटिक। अगर मान लीजिए डी ब्लॉक है, अगर डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन पेयर में हो गए, मान लीजिए किस में होंगे, पेयर में, तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। DI माने डाई, डाई माने पैरा, तो इससे डायामैग्नेटिक। अगर मान लीजिए कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 5 इसके ऑर्बिट है, अगर ये पेयर के रूप में नहीं हुए तो एक सिंगल जब इलेक्ट्रॉन होगा तो अनपेयर होगा, तो अनपेयर होगा तो वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है। अब देखिए पैरामैग्नेटिक में जो डी वो क्या होता है, म्यू 0 के बराबर नहीं होता है। जिंक, कैंडियम और ये डायामैग्नेटिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नेचर ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ अनपेयर इवेंट, अभी बताया हूं कि इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए हम पार्टिकुलर बात करें Zn की, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 क्या होता है, 30 होता है और इसके आउटर मोस्ट में 3d10 आते हैं। और जब 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन जैसे ही भरेंगे इसमें और इसमें, तो क्या होगा, अगर 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक ना होकर डायामैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक मोमेंट देखिए बहुत ही पूछता है, ये एंट्रेंस एग्जाम में आपका पूछेगा, तो VVI कर लीजिए। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर होता है √n+2। ये क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर यंग का मान रख लीजिए और निकाल लीजिए। इसका यूनिट क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, अब चलते हैं कलर्ड आयन की तरफ। देखिए कलर्ड आयन वही रिप्रेजेंट करते हैं जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। अब ये नहीं कि वैकेंट ऑर्बिटल ये नहीं है तो वो कलर शो करता है। कहता है ना डी ब्लॉक कि अगर तेरे पास खाली सीट है यानी वैकेंट ऑर्बिटल है तो मैं तुमको कलर शो कराऊंगा, अगर नहीं है तो नहीं कराऊंगा। तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखिए ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि साइज उसका छोटा होता है और चार्ज डेंसिटी हाई होता है। जैसे ZnNH3 ठीक है, इसके पास क्या आता है कि ये आपका यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल, Zn ट्रांजिशन मेटल है, ये ये बना रहा है, लिगेंड होता है। अब प्रश्न ये होता है लिगेंड क्या होता है। देखिए ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगेंड ये डोनर एटम की तरह काम करता है। लिगेंड क्या करता है, डोनर एटम या ग्रुप ऑफ एटम की तरह, जो सेंट्रल एटम की द्वारा, सेंट्रल एटम से ठीक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए आगे तरफ करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक क्या होता है, सुनिए। कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देगा, लेकिन खुद भाग नहीं लेता। जैसे मान लीजिए क्या करते हैं, जैसे हम ही आप ही क्या करते हैं, अपने दोस्तों को कहते हैं, ए बेटा ए चल पेड़ पर चढ़ो, हम है ना तुम्हारे पीछे पीछे है ना, हम तुमको साथ देंगे। लेकिन क्या होता है,
पेड़ पर चढ़ जाता है तो उसको छोड़ देते हैं और वो नीचे की तरफ गिर जाता है। तो वही काम कैटलिटिक का होता है। वो क्या करता है, बताता है कि आपको यह काम ऐसे ऐसे करना है, गाइड देता है, लेकिन खुद काम नहीं करता है। इसी उसके गाइड में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाते हैं। फिर बात करें एलवाई और इंटरस्टिशियल कंपाउंड। एलवाई क्या होता है, देखिए इधर, जब ना दो या दो से अधिक मेटल जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है उसी को क्या बोलते हैं, एलवाई बोलते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, और इसका क्या होता है, हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, जैसे MnO हो गया, Mn2O3 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। और क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जो ऐसा मिक्सचर जो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए। जैसे चीनी को क्या करते हैं, पानी में डिजॉल्व करते हैं तो घुल जाता है कि नहीं हो जाता है। और ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है, वो क्या होता है, एलवाई इसलिए बनता है क्योंकि उसकी साइज क्या होती है, एक समान होती है, बदलता नहीं है। जैसे MnO बना है और Mn2O3 बना है तो साइज क्या है, Mn का सेम है कि नहीं है, बोल हाँ है ना। देखिए अगला पॉइंट है, ट्रांजिशन मेटल जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, यानी वो बीच वाला कंपाउंड होता है, क्योंकि वो एस और पी के बीच में आते हैं। समझ में आ गया। तो आई होप कि यह चैप्टर आपको बहुत ही इजी तरह से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। कब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।